हेलो गाइस, सो आई एम योर गाइड फॉर दिस सेमेस्टर। तो आज हम डिस्कस करेंगे यूएनओ की जनरल असेंबली के बारे में। तो इसके अलावा हमारे सिलेबस में है यूएनओ के जनरल असेंबली और सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में। बट हाँ, ये भी क्वेश्चन आ सकता है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए कि यूएनओ के 6 ऑर्गन्स कौन से। हाँ, ये अलग बात है, हमारा सिर्फ 2 ऑर्गन हमें पढ़ना है। इसके अलावा यूएनओ का रिफॉर्म्स है, बट आज हम सिर्फ जनरल असेंबली के बारे में डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले मैं यूएनओ के बारे में भी कुछ बता दूँ। तो यूएनओ क्यों फॉर्म हुआ था, ये इसका पहला वजह था कि लेग ऑफ नेशंस फेल हुई थी। हाँ, लेग ऑफ नेशंस फेल हुई थी, जिसकी वजह से वर्ल्ड में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, पीस डिस्टर्ब हो चुकी थी। तो कहीं ना कहीं मेंटेनेंस ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी के लिए यूएनए फॉर्म हुई थी। इसका फॉर्मेशन डेट आ सकता है, तो 24 अक्टूबर 1945 वॉज द डेट जब ये यूएनओ फॉर्म हुआ था। तो इस शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आ सकता है। इसके अलावा जनरल असेंबली को पावर पार्लियामेंट भी कहा जाता है और वो प्रिंसिपल ऑर्गन है यूएनओ का। इसके अलावा उसे टाउन मीटिंग ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। ठीक है, ये सारी बातें तो नॉर्मल हो गई। इसके अलावा हम आज डिस्कस करेंगे कंपोजिशन, फंक्शन और वोटिंग प्रोसीड्योर के बारे में जनरल असेंबली का। तो अगर जनरल असेंबली को टाउन मीटिंग ऑफ द वर्ल्ड क्यों कहा जाता है, एनी आइडिया? लेट मी टेल यू। तो यूएनओ की जनरल असेंबली को टाउन मीटिंग इसलिए कहा जाता है क्योंकि यूएनओ के जितने भी मेंबर्स हैं वही सारे मेंबर्स जनरल असेंबली के मेंबर्स होते हैं। यानी कि यूएनओ के मेंबर्स अगर 193 है तो ऑफ कोर्स जनरल असेंबली के मेंबर्स सेम होते हैं। तो कहीं ना कहीं सारे मेंबर्स सेम ही होते हैं। और जब भी मीटिंग कोई ऑर्गेनाइज होती है तो वो सारे लोग आते हैं। तो इसलिए उसे उस पर्टिकुलर जब मीटिंग हेल्ड होती है तो वहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं, उसके लिए इतनी बड़ी हॉल प्रोवाइड की जाती है, इसलिए टाउन मीटिंग ऑफ द वर्ल्ड उसे कहा जाता है। और इसके अलावा जब भी वहाँ पे मीटिंग होती है तो वहाँ पे 5 लोग आते हैं, यानी कि हर एक स्टेट से 5 रिप्रेजेंटेटिव्स आते हैं। यानी कि अगर क्वेश्चन आए कि कितने रिप्रेजेंटेटिव्स आते हैं जनरल असेंबली में कोई एक स्टेट से, तो 5 आते हैं या 5 से कम भी होंगे, बट 5 से ज़्यादा नहीं होते। बट इसके अलावा अगर मान लो जनरल असेंबली में कोई डिस्कशन हो रहा है, ठीक है, और अगर एक स्टेट अपना पॉइंट ऑफ व्यू देगी तो सिर्फ एक ही इंसान वोट दे सकते हैं उस पॉइंट ऑफ व्यू के लिए कि हाँ ये सही है, तो एक वोट जाएगा। कभी भी 2 या 3 वोट नहीं जाएगी, क्योंकि 5 लोग आते हैं, हमेशा एक स्टेट यानी एक वोट। इसके अलावा जनरल असेंबली डिस्कस करती है उन मैटर्स पे जो कि उसके अंदर आती है, मतलब उसके स्कोप के अंदर आती है, वो स्कोप के बाहर अपनी नहीं जाती है। और कहीं ना कहीं जनरल असेंबली ट्राई करती है कि वो इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को मेंटेन कर सके। और वो ये भी देखती है कि कोई कोई स्टेट में जैसे बहुत ज़्यादा वहाँ पे डिसआर्मामेंट को वो कंट्रोल करती है, और अगर कहीं पे आर्मामेंट है तो वो भी ट्राई करती है कि उसे रेगुलेट करने के लिए और अच्छे से लॉज बना कर रखे, ताकि वो कोई भी कंट्री या कोई भी स्टेट पे अचानक से हमला बोल दे। ये सारा काम जनरल असेंबली की होता है। और जनरल असेंबली वो सारे मुद्दों पे भी देखती है तभी अगर पर्टिकुलरली कोई अदर स्टेट आके या यूएन के कोई मेंबर्स आके उसके बारे में बोलते हैं। मैं एग्जांपल देती हूँ। अगर मान लो इंडिया और पाकिस्तान की फाइट चल रही है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये फाइट चल रही है, तो ना ही इंडिया के मेंबर्स जाके वहाँ पे बोल रहे हैं यूएनओ में कि हमें प्रॉब्लम हो रही है, ना ही पाकिस्तान के, वो बस लड़ते जा रहे हैं, और ना ही हमारी कोई नेबरिंग स्टेट्स जाके बोल रही है कि उन्हें डिस्टर्बेंस हो रही है। अगर जब तक वो नहीं बोलेंगे तब तक यूएनओ आके यहाँ पे नहीं देखेगी। बट द मोमेंट जैसे ही यहाँ के हमारे नेबरिंग स्टेट या फिर अगर इंडिया को प्रॉब्लम हो रही है या पाकिस्तान को इस फाइट के दौरान या इंटरनेशनल लेवल पे पीस डिस्टर्ब हो रहा है और कोई पर्टिकुलरली स्टेट जाके वहाँ पे कहती है, तो ऑफ कोर्स जनरल असेंबली इस चीज़ पे अपना ध्यान देगी, क्योंकि कहीं ना कहीं पीस डिस्टर्ब हो रहा है। बट तब तक जनरल असेंबली को तो पता ही नहीं चलेगा, उसे कोई बताएगा नहीं। तो इसीलिए कहीं न कहीं जनरल असेंबली वेट करती है, अगर उसे किसी स्टेट ने पर्टिकुलरली आके या किसी मेंबर ने यूएनओ के ये जो बात बोली, या सिक्योरिटी काउंसिल ने कहा कि हाँ, तुम्हें इस पे ध्यान देना है, तभी जाके वो ध्यान देगी जनरल असेंबली। इसके अलावा सिक्योरिटी काउंसिल कभी-कभी उन सारी चीज़ों पे एक्शंस लेती है जो कहीं न कहीं जनरल असेंबली नहीं डिस्कस कर पाती है, जनरल असेंबली नहीं देख पाती। मान लो जनरल असेंबली 193 मेंबर्स है, क्या उनके लिए पॉसिबल होगा पर्टिकुलरली एक दिन में किसी भी शॉर्ट डिसीज़न या कोई भी प्रॉब्लम अराइज़ हो रही है, उसका डिसीज़न तुरंत लेना? नहीं ना, सबको तो आप बातचीत जानोगे तब तक लेट हो सकती है। तो कहीं न कहीं जनरल असेंबली अगर देखती है कोई क्वेश्चन्स उससे नहीं सॉल्व हो रहा है, या कहीं न कहीं उसे लगता है कि नहीं, ये मुझसे नहीं हो पाएगा, आफ्टर लिसनिंग टू द क्वेश्चन, या फिर पहले ही वो क्वेश्चन देख के उसे लगता है नहीं होगा मुझसे, तो ये सारी चीज़ मैटर्स वो किसके पास दे देती है? सिक्योरिटी काउंसिल के पास। और फिर सिक्योरिटी काउंसिल ही सारी चीज़ों को देखती है और फिर डिसाइड करती है कि उसे क्या करना है। सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ कोर्स हम अपने नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, बट हाँ, सिक्योरिटी काउंसिल को पावर हाउस भी कहा जाता है।
इसके अलावा जनरल असेंबली ट्राई करती है कि कहीं न कहीं अगर उससे कुछ ऐसा लग रहा है कि ये सारी चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए पर वो नहीं दे पा रही है, तो कहीं न कहीं सिक्योरिटी काउंसिल उसे बोलती है, प्लीज़ यहाँ पे ध्यान दो। जैसे मान लो कहीं पे कुछ मैटर्स हो रहा है और जनरल असेंबली को पता नहीं है, तो कहीं न कहीं सिक्योरिटी काउंसिल कहती है कि हाँ, जनरल असेंबली को जाकर कि हाँ, आपको इधर ध्यान देना चाहिए बिकॉज़ समवेयर इट डिस्टर्बिंग आवर इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी एंड कहीं न कहीं आप देखोगे अभी पूरे क्वेश्चंस के समझाने के दौरान या आंसर समझाने के दौरान मैंने एक चीज़ बार-बार कही होगी जनरल असेंबली ट्राई करती है यूएनओ ट्राई करती है इंटरनेशनल मेंटेनेंस ऑफ पीस एंड सिक्योरिटी राइट इंटरनेशनल लेवल पे मेंटेन करना पीस और सिक्योरिटी। तो ये बात सच है कहीं न कहीं हम यूएन का मेन मोटिव यही था। अगर ये क्वेश्चन आता है शॉर्ट मार्क्स के लिए कि यूएनओ का मेन मोटिव क्या था तो ऑफ कोर्स मेंटेनेंस ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। तो ये लाइन आप जितनी अच्छे से याद कर सको बहुत सही है। इसके अलावा हम फंक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे। ये तो सारा उनके कंपोज़िशंस के बारे में या फिर आप काइंड ऑफ एक शॉर्ट नोट अगर आया तो ये सब लिख सकते हो। फंक्शंस भी आप 2-3 डाल सकते हो। तब हम फंक्शंस डिस्कस करेंगे। ओके सो व्हेन वी विल डिस्कस द फंक्शंस तो जनरल असेंबली का जैसे मैंने बताया कि वो देखती है कि मेंटेनेंस ऑफ पीस एंड सिक्योरिटी। तो इसके अलावा अगर मान लो फर्स्ट फंक्शन में हम ये रख सकते हैं एग्ज़ाम्पल के मैं साथ समझा रही हूँ। अगर मान लो इंडिया और पाकिस्तान में लड़ाई हो रही है अब आप बोलो कि मैं कितना फाइट करवा रही हूँ। ये मैं इसलिए एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ बिकॉज़ कहीं न कहीं आप रिलेट कर पाओगे बिकॉज़ ये सारी चीज़ें भी कंट्रोवर्शियल है। तो अगर इंडिया और पाकिस्तान में लड़ाई हो रही है, तो कहीं न कहीं हमारे जो बीच में लड़ाई हो रही है, तो जिस वज़ह से क्या हो रहा है, पीस हमारा डिस्टर्ब हो रहा है। तो जनरल असेंबली अगर आएगी, तो पहले वो क्या कराएगी, वो पहले कोशिश करेगी कि कहीं न कहीं एक स्टेट या दूसरा स्टेट कॉम्प्रोमाइज़ कर ले। अगर किसी को भी कुछ इश्यू हो रहा है, तो पहले हम सेटलमेंट कर लें, देख लें कि क्या प्रॉब्लम हो रही है, क्या इश्यू हो रहा है और हम सेटलमेंट कर लें, एडजस्ट कर लें। और वो पहले ये नहीं डायरेक्ट आकर बोलेगी कि क्या हुआ, नहीं हुआ, वो वजह पूछेगी, किसी को दोषी ठहरा देगी। वो डायरेक्ट पहले कोशिश करेगी कि कहीं न कहीं हम इस पॉइंट पे हैं कि हम पीसफुल उस प्लेस को रखें और हम कोशिश करें कि लड़ाई रुक जाए। उसके बाद हम देखेंगे कि क्या वजह थी, नहीं थी। और वो कोशिश करती है जनरल असेंबली कि चाहे कुछ भी हो, एक स्टेट पर्टिकुलरली दूसरे स्टेट के साथ एक फ्रेंडली रिलेशन बना के रखे। ये जनरल असेंबली का काम होता है। इसके अलावा जनरल असेंबली के पास सारे वो रिपोर्ट्स लाकर दी जाती है, सिक्योरिटी काउंसिल लेती है, जो भी रिपोर्ट्स उसने बनाए होंगे, जो भी खर्चे या मेजर्स उसने लिए होंगे इन बिटवीन द ईयर। इसके अलावा जनरल असेंबली आपने ट्रस्टीशिप सुना होगा राइट? तो ट्रस्टीशिप का मतलब आपको पता ही होगा कि वो सारे लोग जो अपने पास उनके पास जो एक्स्ट्रा होता है वो डोनेट करते हैं राइट? तो कहीं न कहीं जनरल असेंबली में भी ट्रस्टीशिप होंगे बिकॉज़ जनरल असेंबली का अपना तो कोई ग्राउंड नहीं है या अपना कोई घर नहीं है, ना ही अपनी कोई मिलिट्री पावर है। तो कहीं न कहीं जनरल असेंबली के जो मेंबर्स होते हैं वही सारी चीज़ें अपनी-अपनी प्रोवाइड करते हैं। अगर जनरल असेंबली में कभी इश्यू हुआ तो जनरल असेंबली वहाँ के मेंबर्स से बोल सकती है मिलिट्री के लिए हर एक जगह से। उसी तरह कहीं न कहीं जनरल असेंबली में भी जितने मेंबर्स होते हैं, वो सारे मेंबर्स ट्रस्टीशिप की भी तरह काम करते हैं। इन केस अगर कोई पर्टिकुलरली स्टेट को कुछ ज़रूरत पड़ी, तो वो प्रोवाइड करेंगे। जैसे हमारे इंडिया से वैक्सीन्स बहुत सारी दूसरे स्टेट में भी गई थी, तो कहीं न कहीं ये भी एक हम बोल सकते हैं वो एक पार्ट था। तो इसके अलावा जो सारे जनरल असेंबली के मेंबर्स होते हैं, वो कहीं न कहीं ट्रस्टीशिप का भी काम करते हैं। बट ये सारी चीज़ें जो होती हैं और अप्रूवल के टाइम ये सारी चीज़ें उनके साथ ही डिस्कस की जाती है। बट कहीं न कहीं जनरल असेंबली और ट्रस्टीशिप ये लोग दोनों स्ट्रैटेजिक एरिया में काम नहीं करते। अब आप कहोगे स्ट्रैटेजिक एरिया क्या होती है? तो वो सारी एरिया जहाँ पे बहुत सारी कंट्रोवर्सी चल रही हो, जहाँ पे बहुत सारे लोग ट्राई कर रहे हो उसे छीनने का। जैसे कि एग्ज़ाम्पल मैं दे सकती हूँ अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान में आपको पता ही होगा तालिबान आए थे ये और यूक्रेन में भी। ओके सो अब हम डिस्कस करेंगे वोटिंग प्रोसीड्यूर के बारे में। जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि 5 रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं हर एक स्टेट से राइट? बट उसके अलावा मैंने ये भी कहा था कि हर एक स्टेट के पास सिर्फ़ अपना एक वोट होता है। तो हाँ, हर एक स्टेट अपना एक वोट वहाँ पे प्रेज़ेंट करेगी। इसके अलावा जनरल असेंबली में अगर मान लो कोई क्वेश्चन डिस्कस हो रहा है और वहाँ पे वोट थोड़े उग्रम-दिगड़म हो गए, यानी कि आधे लोगों को ये करना है, आधे लोग का ये डिसीज़न है, तो वहाँ पे 2/3 मेजॉरिटी यानी कि स्पेशल वोटिंग भी होती है। 2/3 मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स प्रेज़ेंट जो होंगे वो वोट करेंगे। इसके अला और ये लोग जो वोट करेंगे वो किस क्वेश्चन से रिलेटेड होंगे तो उनका पहला क्वेश्चन ये होगा कि ऑफ कोर्स अगर कोई भी लेवल पे इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को डिस्टर्ब किया जा रहा है तो उस क्वेश्चंस पे ये लोग वोट कर सकते हैं। इसके अलावा
आपको पता ही होगा सिक्योरिटी काउंसिल में 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, इसके अलावा भी 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स रहते हैं जिसके इलेक्शन होता है, राइट? तो उसके इलेक्शंस के लिए भी ये जनरल असेंबली अपना वोट दे सकती है। इसके अलावा यूएन का जो एक ऑर्गन है जो कि है द इलेक्शन ऑफ द मेंबर्स ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, यानी कि इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल भी एक यूएन का ऑर्गन है, तो इसके भी इलेक्शन जो मेंबर्स के लिए होंगे, तो उनका इलेक्शन भी कौन देखेगा? तो जनरल असेंबली देखेगी। इसके अलावा ट्रस्टीशिप काउंसिल्स में जो मेंबर्स के इलेक्शन होंगे वो भी जनरल असेंबली ही देखती है। इसके अलावा अगर इन केस कोई मेंबर्स ऑफ स्टेट्स है, यानी कि कोई 193 राइट थे ना स्टेट्स, तो अगर कोई इन केस फ्यूचर में कोई स्टेट चाहती है यूएन को ज्वाइन करना, तो ये भी सारा कुछ डिपार्टमेंट होता है हमारे जनरल असेंबली का देखने का कि कौन स्टेट ज्वाइन करेगी, तो ये क्या हम इसे परमिशन दे सकते हैं या नहीं। बट हाँ, इससे एक शॉर्ट क्वेश्चंस आ सकता है, वो ये कि हमारा पहले 192 स्टेट्स थे यूएन में, बट लास्ट रिसेंटली जो वन स्टेट ने ज्वाइन किया वो स्टेट थी साउथ सूडान, यूएन की साउथ सूडान थी। तो यानी कि अगर क्वेश्चन आता है इन केस कि कौन सी एक स्टेट थी जिसने लास्ट में भी रिसेंटली ज्वाइन किया, तो लास्ट में वो जो स्टेट थी वो थी साउथ सूडान, 1 मार्क्स लिया है, तो प्लीज़ याद रख लेना साउथ सूडान। ऐसे 192 थे पहले, बट अब 193 है और लास्ट में ज्वाइन किया था साउथ सूडान ने। एंड वन मोर थिंग, जनरल असेंबली की ये आप बोल सकते हो एक पार्ट है या फिर कहीं न कहीं आप एक एक्सेप्शन डाल सकते हो। जैसे कि मैंने कहा था हर एक स्टेट अपना एक वोट देती है, बट इन केस अगर कोई स्टेट जैसे अगर मान लो आप कहीं पे भी कुछ होता है, तो कहीं न कहीं मैंने कहा था ना कि वो पेमेंट से भी हेल्प करेगी। तो जनरल असेंबली अगर कोई स्टेट को पेमेंट्स के थ्रू हेल्प करती है इंटरनेशनल लेवल पे, ताकि वो अपने फाइनेंशियल को ठीक कर सके, अपना स्टेट सुधार सके। तो अगर वो करती है और सम वे वो कैपेबल नहीं होती है वो सारे पेमेंट्स को रिटर्न करने के लिए, तो हाँ, उसका वोटिंग छिन जाता है। उसे फिर दोबारा अगर वहाँ पे कोई डिस्कशन हो रहा है तो उसे वोट नहीं लिया जाएगा। यानी कि आपने वेनेज़ुएला का नाम सुना होगा, तो वेनेज़ुएला को काफ़ी पेमेंट दी गई थी स्टेट को ठीक करने के लिए, बट वो फिर भी डूब गई पैसे से और वो कर्ज़े में डूब गई। उसने अपने पैसे वापस नहीं किए वहाँ के जनरल असेंबली के मेंबर्स को, तो कहीं न कहीं उसका वोटिंग भी छिन गया। तो यानी कि आप ये देख सकते हो कि जनरल असेंबली आपकी हेल्प करेगी स्टेट को, बट अगर हाँ, आपने रिटर्न नहीं किया वो मनी, तो आपका वोटिंग प्रोसीड्यूर जा सकता है। इसके अलावा कुछ नहीं था जनरल असेंबली में। आई होप आपको समझ आया होगा जनरल असेंबली, एंड इफ यू गाइस हैव एनी डाउट और एनी क्वेरी, प्लीज़ कमेंट इट डाउन। एंड अगर आपको लगा कि ये बहुत फास्ट था या आपको लगा ये नहीं समझ आया, तो प्लीज़ पूछें। आई एम ऑल फ्री फॉर यू गाइस, एंड थैंक यू सो मच फॉर वेटिंग सो लॉन्ग। अब हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में, और हम कोशिश करेंगे कि जनरल असेंबली से सिक्योरिटी काउंसिल को कुछ-कुछ मैं कनेक्ट कर सकूँ, ताकि और अच्छे से आपका क्लियर हो सके, एंड उसके बाद हम और डिस्कस करेंगे। सी यू सून इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।